देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाई थी हरियाणा में शिक्षा की दयनीय स्थिति। आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में कानून व्यवस्था कैसे चल रही है, कानून कैसे कुछ लोगों के इशारों पर नाचता है, कैसे कुछ लोगों की गिरफ्त में है प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये कैसे कुछ लोगों की सुरक्षा तक ही सीमित है और कैसे आम लोगों को जंगल राज के भरोसे छोड़ दिया गया है। हरियाणा पुलिस राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है, जो आम लोगों की सुरक्षा की बजाय सिर्फ वीआईपी की सुरक्षा के काम आती है और सत्ताधारी दल के इशारों पर काम करती है। यही वजह है कि राजनेताओं के अलावा सभी लोग आज अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। हत्या, अपहरण, डकैती, चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। हरियाणा में 2009 के 18,337 मामलों के मुकाबले 2010 में 22,054 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसी साल बलात्कार के 717, हत्या के 1005, अपहरण के 950, डकैती के 146 और चोरी के 16,234 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए। ये आंकड़े तो तब हैं जब पुलिस कई बार केस रजिस्टर करना भी जरूरी नहीं समझती है। आज मैं पुलिस में केस दर्ज करवाने जा रहा हूँ। पुलिस वाला मेरा रिश्तेदार है तो मेरा केस दर्ज हो जाएगा, या मेरी जेब पॉकेट में पैसे हैं तो मेरा केस दर्ज हो जाएगा। अगर मेरी कोई एमएलए के पास चलती है या जानकारी है तो मेरा केस दर्ज हो जाए। अगर मेरे पास ये तीनों चीजें नहीं उपलब्ध हैं तो पुलिस मेरा केस दर्ज नहीं करेगी। पुलिस को सिर्फ पैसे की अहमियत रखती है, ना वो ये देखती कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है। उन्हें दोषी और निर्दोष से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, उन्हें अपना पेट भरना है, जनता का कुछ नहीं देखना। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है कि एक कच्चे कागज पे लिख देते हैं और कहते हैं हाँ लिख दिया है हमने, चले जाते हैं। थोड़ा सा और डालो तो कहेंगे डीडीआर काट देते हैं। नहीं, उनको बोलो मेरी एक एफआईआर काटी जाए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, मैं कोर्ट से जाकर एफआईआर लूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये सिस्टम्स में हमारे लॉस बने हुए हैं ऐसे, लेकिन उनको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। जब हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जो पॉलिटिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है। हमारे पॉलिटिशियंस जो हमारे, जिनको हम नेता चुनते हैं, जिनको हम मंत्री बनाते हैं, पुलिस सिर्फ उनकी जवाबदेही है, जनता की जवाबदेही के लिए पुलिस नहीं है। कानून व्यवस्था के लिहाज से तो सरकार, मैं हरियाणा की को क्या कहूंगा कि हर जगह की सरकार ही फेल है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो इतना बुरा हाल है, पूछो कुछ ना, कोई आदमी सेफ नहीं है। हरियाणा में जहां महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है, वहीं पर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अपराधियों को ना तो पुलिस का भय रहा है और ना ही सजा मिलने का, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली में इतने सुराख हैं कि सालों साल तक फैसले ही नहीं होते या फिर अपराधी बच जाते हैं। हरियाणा की कृष्णा पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, तो शीना अग्रवाल ने देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षा में प्रथम स्थान पाया। वहीं यहाँ की मेहनती महिलाएं दिनों रात मेहनत कर प्रदेश को धनो धान्य से भर देती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी इस मेहनत का पुरस्कार उनकी तरफ से आंख मूंद कर देती है। हाल ये है कि सिर्फ 2010 में ही प्रदेश में 3002 दहेज हत्या के मामले सामने आए, तो भ्रूण हत्या के बढ़ते मामले भी सरकार रोकने में सफल नहीं हो पाई है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये तो आपको और हम सभी को मानना ही पड़ेगा कि कुछ तो परिवार भी अशिक्षित, पूरे तरीके से इस मामले में शिक्षित नहीं हुए हैं, या तो और पुलिस भी इस मामले में कहीं ना कहीं कमजोर है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी मतलब गैर सरकारी हॉस्पिटल में या गैर सरकारी घर में एबॉर्शन टाइप की प्रक्रिया हो रही है? ऐसे कैसे हो गया? कोई भी किसी भी चीज पर रोक नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? दहेज और कन्या भ्रूण हत्या, मैं इनको दोनों को आपस में जोड़ के देखता हूँ। अब दहेज जो है वो बड़े लोगों को देख के छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने उनका अनुसरण करके अपने आप को भी मतलब इस बुराई में फांस लिया है कि वो मजबूरी में ऐसा दहेज देने का कार्य करते हैं। और जब उन पर अनावश्यक बोझ पड़ता है तो गरीबी में आ जाते हैं।
गरीबी में आने के से बचने के लिए वो सोचते हैं कि भी हमारे घर में कन्या ना पैदा हो। आजकल लड़कियों की जनसंख्या जो है काफी कम हो चुकी है लड़कों के बजाय, और अगर हम इसी तरह से मतलब कि हत्या करवाते रहेंगे तो आने वाले जो टाइम है उसके लिए काफी जो लड़के हैं वो क्या होंगे, अविवाहित रह जाएंगे। बेटियों के साथ जो ये पक्षपात किया जाता है ये बंद होना चाहिए। बेटियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए कि उनको हर सहूलियत दी जा सके, उनके अधिकार उनको दिए जा सके। तो हर घर में बेटी का स्वागत किया जाएगा और जो सड़कों के ऊपर छेड़छाड़ होती है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उसके लिए सख्त कानून होने चाहिए, ताकि अगर एक दो को अच्छा दंड मिलेगा तो सबको ये सबक मिलेगा कि जी अगर इस तरह से कोई दुर्व्यवहार किया गया किसी बेटी के साथ तो उसका ये दंड हमें मिला है तो काफी कुछ बंद हो जाएगा। हरियाणा में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति के खिलाफ भी अपराध नहीं रुक रहे हैं। उनके घर जलाने से लेकर गंभीर अपराध रोकने में पुलिस और प्रशासन बौने साबित हुए हैं। जींद के मिर्चपुर गांव में सरेआम दलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग और उसकी विकलांग बेटी की जलकर मौत हो गई। वहीं गोहाना में दलितों के 50 घर दबंगों ने जला दिए, जो हरियाणा सरकार के लिए सबसे शर्मनाक है। लेकिन इस तरह के मामलों पर हरियाणा सरकार का रुख सख्त नहीं है। यही वजह है कि दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2007 में जहां दलितों के खिलाफ अपराध के 227 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2008 में 341 और 2009 में 303 मामले पुलिस की फाइलों में दर्ज हुए, जिसमें बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। ऐसा जी मतलब यहाँ जाटों का काम ज्यादा है और इन जाटों की मतलब दबिश थी, उसी कारण हमारा मकान गिराया गया। तब फिर हम हुड्डा की तरफ, जैसे हुड्डा के पास सीएम के पास गए, उन्होंने अपनी जाटा की वो मानते हुए हमारी कोई सुनाई नहीं की, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, इसलिए गरीब करके हमारे तरफ कोई तलक नहीं रहा और ना हमारी कोई सुनाई कर रहा। ये तो हमेशा से ही हुआ है, जब बड़ा आदमी कोई दबंग आदमी होता है तो सरकार उसकी तरफ जुर्म ले वो करती नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। आज ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं कई ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे दलितों के ऊपर काफी अत्याचार किए गए हैं और उनके घर जला दिए गए। मिर्चपुर में एक काफी बड़ा कांड हुआ था, वहाँ वो लोग धरने पे भी बैठे थे और किसी पॉलिटिशियन को आने की इजाजत नहीं थी वहाँ पे। मैं खुद वहाँ पे गई, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन एक बहुत भारी समस्या है इसके ऊपर, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं जर्जर हो रही है। पुलिसिया रवैये से आम जनमानस परेशान तो है ही, इसके अलावा पुलिस महकमे की भी अपनी परेशानी है, जिसके चलते पुलिस निष्क्रिय साबित हो रही है। आबादी के हिसाब से कम संख्या बल और पुलिस का आधुनिकीकरण आज हरियाणा पुलिस के सामने मुख्य मुद्दे हैं। आम लोगों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला पुलिस महकमा खुद ही समस्याग्रस्त है। 2 करोड़ 53 लाख की आबादी की सुरक्षा के लिए हरियाणा में महज 56,000 पुलिस तैनात है। इसमें से महज 1707 महिला पुलिसकर्मी हैं। 1 लाख की जनसंख्या पर मात्र 171 पुलिसकर्मी हैं। उस पर भी इस महकमे के आधुनिकीकरण के नाम पर महज लीपा पोती हुई है, जिससे पुलिस की कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ रहा है। इतना आजकल हाईटेक सिस्टम आ गया है, जगह जगह पर जो है सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे इसका सैटेलाइट का भी सहायता ली जा सकती है और अपराधियों के ऊपर तो फटाफट कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो हमारी सरकार है उसने मानसिकता ही नहीं बनाई है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों को रोका जा सके, उनकी सोच नहीं आई है इस पर। आज के टाइम पे अगर हम देखें, हर पुलिस स्टेशन में कोई भी मतलब लेडी इंस्पेक्टर या कोई वो तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो पे है। अगर 1-2 बड़े बड़े शहरों में कोई है तो ठीक है, जितनी लेडीज ज्यादा हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, बाहर काम करती हैं, उतनी ही उसी हिसाब से लेडी कांस्टेबल भी होने चाहिए, एटलीस्ट हर पुलिस स्टेशन में तो होनी चाहिए। तो वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। नए नए आधुनिक जो हथियार आए हैं उसके बारे में बल्कि वो ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन हमारा वही एक पुराना जो है 3 नर्स की 3 जो दी हुई हैं थानों में, जो आजाद है वो असला वो अभी उसी प्रकार से चला आ रहा है, उसी को हम रखते हैं। वैसे तो मेंटेनेंस होती है उसकी
महीने में 15 दिन में उसकी मेंटेनेंस होती रहती है, साफ सफाई होती रहती है, चांदमारी भी होती है, उनको फायरिंग भी करवाते हैं। वर्ष में एक बार हर कर्मचारी अधिकारी जो है वो फायरिंग करता है। लेकिन सवाल यह है कि आधुनिकता के हिसाब से जो आजकल के चले हैं, तरह तरह के जो और नए आविष्कार हो चुके हैं, उनका भी ज्ञान होना जरूरी है और वो भी थानों में होने जरूरी हैं। क्यों कि हमारे पास तो वही ओल्ड मॉडल चल रहा है और जो क्राइमर है उसके पास जो है वो न्यू मॉडल से काम चल रहा है। तो इसलिए ये भी एक हथियार भी जो है वो सही होने चाहिए। दो चीजें हैं, गुनाह से या अपराधों से या अपराधियों से निपटने के लिए एक तो पुलिस को पावर मिलनी चाहिए कि वो खुली छूट मिलनी चाहिए कि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के वो जो गुनहगार है उसके खिलाफ वो कदम उठा सके। तो सबसे पहले तो उनके हाथ पांव वहीं पर ही बंध जाते हैं। दूसरी बात, आज हम देखते हैं कि जो गुनाह करता है उसके पास आधुनिकतम हथियार हैं, बल्कि वो गुनाह करके गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में फर्राटे से निकल जाता है। पुलिस वालों के पास प्रॉपर गाड़ियों का भी इंतजाम नहीं है कि वो उनका पीछा भी कर सके, हथियारों की तो बात ही छोड़िए। तो हमें दोनों तरफ से इसको अटैक करना होगा। सुरक्षा घेरे में चलने वाले राजनेताओं को छोड़कर आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। यही वजह है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल, जो इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा में कानून व्यवस्था का मसला क्या इतना पेचीदा है कि 46 सालों में इसे दुरुस्त ही नहीं किया जा सका? देखिए कि जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो पुलिस विभाग की है और पुलिस विभाग जो है वो हरियाणा सरकार के नीचे आता है। 46 सालों के अंदर जो कानून व्यवस्था, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज अपराध जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो फिरौती का है, चाहे चोरी चकारी का है, चाहे बलात्कार के हैं, चाहे हत्या के हैं। ये हर किस्म के अपराध जो है हरियाणा के अंदर बढ़े हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये सवाल कानून व्यवस्था का इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन कमी कहाँ पे है? इच्छा शक्ति की कमी है, नीयत की कमी है और साथ ही साथ जो प्रशासन है, जो पुलिस विभाग है या राजनेता हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, भ्रष्टाचार के लिए पुलिस विभाग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज हम कानून व्यवस्था के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाए हैं। ये आज की व्यवस्था बन गई है। अगर हम पुलिस की बात करें या प्रशासन की बात करें तो इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? ये सही है कि आज पुलिस विभाग के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आम किसी से भी पूछ लीजिए, किसी आम नागरिक से भी पूछ लिए, वो भी यही कहेगा कि पुलिस विभाग भ्रष्टाचार बिल्कुल पूरी चरम सीमा पे है। लेकिन इसकी वजह जो है, हम ये मानते हैं कि राजनेताओं का भ्रष्ट होना ये सबसे ज्यादा इसकी वजह है, क्योंकि राजनेताओं के माध्यम से ही आज ये सुना जाता है कि वो पुलिस से पैसा लेते हैं, पुलिस विभागों से पैसा लेते हैं, थानों की बोलियां लगती हैं कि भी किस थाने से इतने पैसे आएंगे। इसकी वजह से भ्रष्टाचार पुलिस विभाग के अंदर बनता जा रहा है। दूसरा ये है कि अब कोई जब भर्ती करते हैं तो उसके लिए भी पैसा लिया जाता है कि भाई रिश्वत लेकर आप नौकरियां देते हैं। उससे क्या है कि आप गलत शलत लोग जो हैं वो पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाते हैं। जो पैसा देकर लगता है वो फिर पैसे की गुवाही करता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि आज प्रमोशन जो है या तबादले जो होते हैं वो भी आज रिश्वत लेकर किए जाते हैं। अगर ऐसे हालात पुलिस विभाग के अंदर होंगे तो भ्रष्टाचार से तो फिर वो विभाग युक्त रहेगा ही रहेगा और इसके लिए हम सबसे ज्यादा राजनेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। जी, अगर हम हरियाणा की जनता की बात करें तो हर कोई इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि हरियाणा में अपराध जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुलिस और प्रशासन कहाँ नाकाम है? जी, अपराध जो हैं वो हरियाणा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहा है। और सवाल ये उठता है कि अपराध ये बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पुलिस और अपराध करने वाले लोगों के अंदर साठगांठ है और साथ ही साथ पुलिस कर्मी बल जो है वो भी कम है और वहां पर जो संसाधन जो है पुलिस के पास होने चाहिए वो भी मॉडर्न नहीं है, आधुनिक जो उनके पास संसाधन होने चाहिए वो भी नहीं है।
और पुलिस बल का जो मनोबल है वो भी एक बहुत कम जो हो गया है, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है। उनके रहने सहने देखिए, आप उनसे काम जो करवाते हैं 24-24 घंटे की ड्यूटी आप उनसे करवाते हैं, तो उनका जो मनोबल है वो भी जो है बहुत नीचे स्तर पे चला गया है। साथ ही साथ अगर हम न्याय की बात करें, अब आप न्याय के अंदर अगर समय पे न्याय नहीं मिलता और अब पुलिस पकड़ लेती है लेकिन वो छूट जाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। तो इसलिए इन सभी कारणों के कारण जो है आज हमारे अपराध जो है उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए अगर हमें ये कंट्रोल करना होगा तो इन सभी चीजों के ऊपर हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी होगी, तभी हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर 10,000 की पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ 17 पुलिसकर्मी रहते हैं, और ये संख्या बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि पकड़े जाने पर भी अपराधी बच जाता है और कई बार तो केस ही दर्ज नहीं होता? अपराधी जो बच जाते हैं और केस भी दर्ज नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजनेताओं की दखलंदाजी का। राजनेताओं को, अपराधियों को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सबसे बड़ा कारण है। साथ ही साथ कानून के अंदर लचीलापन भी है। कानून भी इतने सख्त नहीं है कि जो उससे कि हम वो निकल जाते हैं उसके बाहर। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका जहां पर आज वहां के उसके अंदर भी कमजोरी आ गई है, इससे भी जो है अपराधी जो है वो बचकर निकल जाते हैं। जी, मैंने जैसे बताया कि न्यायपालिका जो है उसकी ईमानदारी पर भी आज एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और साथ ही में कई बार आपने जैसे कहा कि केस भी दर्ज नहीं होता। आप केस ना दर्ज की बात करते हो, कई बार तो पुलिस को ये पता होता है कि मुजरिम कहाँ पे है, वहां जाती है, चाय पीकर आ जाती है और कह देते कि वो मिला नहीं है वहां पे, तो केस दर्ज की तो बात ही और है, लेकिन वहां पे पकड़ा भी नहीं जाता है, जबकि उनको पता है कि कहां से वो पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये सारा जो तंत्र जो है, ये पुलिस विभाग का जो तंत्र है, भ्रष्टाचार के माध्यम से ये मिला जुला सा हो गया है, जिससे कि अपराधियों को संरक्षण या प्रोटेक्शन मिल जाती है, और इसी वजह से पकड़े जाने के बाद भी वो बच जाते हैं। ये हमारे जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, उसके अंदर की ये खामियां हैं। आज ऐसा लगता है कि जैसे कि अपराधी, पुलिस विभाग और राजनेताओं में गठबंधन हो गया। इसकी वजह से आज ये समस्या चरम सीमा पर है। सरकारें पुलिस विभाग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कि ये बिल्कुल सही है कि आज की ऐसी व्यवस्था बन गई है कि सरकारें, जो राजनेता हैं, वो पुलिस विभाग को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिसको कि उनको राजनीतिक फायदा या और भी अन्य किस्म के फायदे मिल जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो आज जैसे कि माना जाता है कि अपराध और राजनीति के अंदर गठबंधन हो गया, दोनों मिलकर देश को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर आके तो राजनीति जो है, अगर कोई क्राइम आता है या जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं, और उनसे वो पुलिस विभाग को जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। जिससे क्या है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अनाप शनाप चीजें करते हैं, अपराध करते हैं। ये तो एक है। दूसरे, इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके ऊपर भी पुलिस विभाग से कार्रवाई कराई जाती है। ऐसे केसेस जो हैं वो फर्जी केसेस दर्ज किए जाते हैं, जिससे कि वो केसेस में उलझ कर रह जाते हैं। और इस किस्म के बहुत सी चीजें जो हैं, सरकारें जो हैं, जिससे कि वो सत्ता में बैठे रहें, इस किस्म के वो काम करते रहते हैं। ये आज सही है और ये मानसिकता बिल्कुल सही बन चुकी है। इसको चुनौती देना बहुत जरूरी है, और ये तभी होगा जब अच्छे लोग जो इस मानसिकता के नहीं होंगे राजनीति में आएंगे, जो कि पुलिस विभाग को उनकी जो कार्यशैली है उसको करने के लिए मजबूर करें, ना कि उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। सरकारें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, और यही कारण है कि आज किसी भी राजनेता या जो पुलिस विभाग का कर्मचारी है उसके खिलाफ कोई आवाज भी उठती है या कोई केस भी दर्ज होता है, वो निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचता है। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस को अपने किसी नेता से जुड़े होने का डर दिखाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये आपको बहुत जगह पे दिखेगा, पुलिस थानों में दिखेगा, सड़कों पर दिखेगा, जहाँ पर कि जनता को पकड़ा जाता है और वहाँ पे या कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि मैं उस नेता से जुड़ा हूँ, मैं उस नेता से जुड़ा हूँ, मैं फोन कराऊं क्या। ऐसे जो चीजें जो हैं ये सामने हैं, एग्जिस्ट करती है, ये रियलिटी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजनेताओं की दखलंदाजी जो पुलिस के साथ है, और उसके अंदर वो इफेक्टिवली काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहता है कि अपने नेता के पास कि भी जी ये मैंने गलत किया, मेरा आप फोन कर दीजिए, और वो राजनेता कर भी देता है, पुलिस के ऊपर दबाव भी डालता है कि भी इसको ठीक कर दीजिए। तो आप ये देखिए कि पुलिस के कर्मचारी के मनोबल क्या होगा। वो कहता है कि मैंने अपराधी को पकड़ा, उसने कानून तोड़ा, मैं उसको सजा देना चाहता हूं, लेकिन राजनेता कहता है इसको सजा मत दीजिए। वो कहता है अगली बार मैं पकड़ूंगा ही नहीं। ये स्थिति आ जाती है। तो कानून व्यवस्था तो इससे बिगड़ती चली जाती है।
तो आज ये स्थिति बन गई है, तो इस स्थिति को ऊपर तो रोक लगाना बहुत ही जरूरी बात है। और रोक कब लगेगी? रोक जब लगेगी जब राजनेता की मानसिकता ठीक होगी कि भाई मैं गलत काम का प्रोत्साहन नहीं दूंगा, चाहे वो मेरे कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। क्योंकि आज ये जो राजनीति की वजह से जहां पे वोट बैंक की राजनीति हो गई है, जहां पे हमें ये देखना है कि हमें जीतना है, किसी भी हालात में जीतना है, जनता भी और जो उनके कार्यकर्ता, खास तौर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। इनके ऊपर रोक लगना जरूरी है, जिससे कि पुलिस का मनोबल भी बढ़ेगा और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। जी, राजनेताओं की सुरक्षा में जरूरत से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। अपनी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी फौज खड़ी करना क्या एक दिखावा है या फिर वाकई सुरक्षा जरूरत? इस सवाल का जवाब जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की कानून व्यवस्था के बारे में। सुदेश जी, राजनेताओं का पुलिस संरक्षण में रहने से क्या एक गंभीर सवाल ये नहीं उठता कि जनता के बीच के इंसान को डर कैसा? आपका क्या कहना है इस बारे में? जो आज के राजनेता हैं, जो पुलिस के पहरे में रहते हैं या पुलिस प्रोटेक्शन लेकर चलते हैं, वो कई कारणों से ये कैसा करते हैं। पहले तो उन्होंने झूठे वादे किए होते हैं चुनावी दौरान के साथ, जनता से डरते हैं कि शायद जनता उनसे सवाल पूछेगी, उसकी प्रोटेक्शन उनको चाहिए। अपने कुकर्मों से डरते हैं, क्योंकि बुरे काम इतने किए होते हैं कि जनता मारेगी, इसलिए उससे भी डरते हैं, इसलिए उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। और तीसरी चीज ये भी हो गई है कि आज ये एक दिखावा बन गई है कि भी जिसके साथ जितने ज्यादा पुलिसकर्मी उतना वो पावरफुल, उसका उतना ही राजनीति के अंदर कद बढ़ा। ये भी एक दिखावा बन गया है। तो ये एक जो सिस्टम सा बन गया, जो तंत्र सा बन गया, ये सही नहीं है। क्योंकि जो राजनेता है, अगर वो राजनेता जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको जनता का डर क्यों होना चाहिए? हमारा ये मानना है कि उसको छोटी मोटी प्रोटेक्शन तो जरूर मिलनी चाहिए, जिससे कि कोई उसको परेशान ना करे, ऐसी प्रोटेक्शन जरूर। लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन ये खतरनाक है, ये सही नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। और ये प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि ऐसे नेताओं को जनता का आक्रोश भुगतने के लिए छोड़ देना चाहिए। जी, अब कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए समस्त भारतीय पार्टी की क्या नीति होगी? देखिए कि पुलिस विभाग को सक्रिय करना या उनको ये बहुत जरूरी बात है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो राजनीतिक दखल अंदाजी जो पुलिस विभाग में होती है, डिपार्टमेंट में होती है, हम उसको बंद करेंगे, खत्म करेंगे, जिससे कि हमारे राजनेता ही ऐसे हों जो कि पुलिस के ऊपर किसी किस्म का दबाव ना डालें। भ्रष्टाचार जो पुलिस के अंदर हो चुका है, भ्रष्टाचार को हम खत्म करने की या कम करने की कोशिश पूरी करेंगे, उसको खत्म करेंगे और ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे कि भ्रष्टाचारियों को एक सख्त से सख्त, जल्द से जल्द सजा मिले। क्योंकि उसी से जाके जो भयभीत जो होता है, वो डर जो है वो पैदा होता है। हम नियमों में भी फेरबदल करेंगे और जो नियुक्तियां होती हैं या ट्रांसफर होती हैं या प्रमोशंस होती हैं, उसके अंदर भी हम पारदर्शिता लाएंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। और पुलिस बल का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, हम उसको भी करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस कर्मी की जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि उनके रहने सहने की, उनका वेतन, इसको भी हम आकलन करके इसको सही रूप में हम इसको ठीक करेंगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक पुलिस का मनोबल ठीक नहीं होगा तब तक वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। और मनोबल के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी बात है। हम पुलिस कर्मियों की संख्या को भी बढ़ाएंगे, जो कि आज 17 है 10,000 लोगों के प्रति, हम उसको भी बढ़ाएंगे जरूरत के अनुसार। हम ये भी कोशिश करेंगे कि पुलिस जो है वो जनता फ्रेंडली हो, जनता को उसका डर ना हो कि भी आज ऐसे लगता है कि भी पुलिस थाने से जनता ही जाने से डरती है। अपराधियों को डर नहीं लगता पुलिस थाने में जाने से, जनता को पुलिस थाने में जाने से डर लगता है। जबकि पुलिस का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि द पीपल शुड फील फ्रेंडली, क्योंकि ये एक पहला पॉइंट होता है कि अगर किसी को तकलीफ होती है कि वो पुलिस थाने से उसको जो है मदद मिले, लेकिन अगर वहां से उसको मदद नहीं मिलती है तो ये एक पुलिस विभाग की बहुत बड़ी कमजोरी है। हम इसको भी करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास बढ़े और पुलिस भी जो है राजनीतिकरण से जो दबकर रह जाती है, अपना काम पूरा नहीं कर पाती है, हम उसको भी निष्पक्ष बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ऑटोनॉमी के साथ वो अपना काम करेगी। सुदेश जी, अंत में जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम ऐसा तंत्र खड़ा करेंगे जिससे कि जनता पुलिस से डरेगी नहीं और अपराधी पुलिस का भय को महसूस करेंगे। और ये तभी हो सकता है जब सही नेता
वहां पर पहुंचे, सरकार में बैठे और नेताओं को वहां तक पहुंचाना ये जनता का काम है। हम भी यही चाहेंगे कि ये प्रदेश, ये पूरा देश ऐसी जगह बन जाए जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी, तो प्रदेश के विकास के लिए पहली जरूरत है कि वहां सुरक्षा का माहौल हो और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, जिससे हर आमो खास भय मुक्त होकर काम कर सके। प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए समस्त भारतीय पार्टी आपके साथ खड़ी है। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W655 DLS फेज 3 गुड़गांव, 122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। अगले एपिसोड में खुशहाली के प्रतीक साफ सफाई के मुद्दे के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।